अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि कौन सी स्किल्स और टूल्स हर सोशल मीडिया मैनेजर की नीड है, उसके बगैर उसका गुजारा ही नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करो। चाहे आप वीडियो पूरी देखो या ना देखो, देखोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं देखोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं सिर्फ आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो वीडियो जूँ ही स्टार्ट हो लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दो। और इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन की हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। कोई भी नहीं अभी वो चीज़ें दे रहा। असाइनमेंट्स मैंने आपके लिए कुछ ऐड की हैं, उसको पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आप असाइनमेंट करेंगे। क्योंकि एक बंदे ने मेरे से सवाल पूछा था कि हमाद भाई आपका लेक्चर देख रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सारी समझ आती है, जब मैं दूसरा लेक्चर देखता हूँ तो पहले भूल जाती है। तो मैं प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ, तो इसमें मैं इस लेक्चर में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो विदाउट एनी डिले हम आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन से स्किल्स सोशल मीडिया मैनेजर को चाहिए और कौन से टूल्स सोशल मीडिया मैनेजर को चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं जो बिगनर्स को प्रोफेशनल से अलग करते हैं। आजकल मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि जी हम सोशल मीडिया मैनेजर हैं, हमारी एजेंसी है, मतलब कि फ्रीलांसर है ऐसा। बट जब वो अपना पोर्टफोलियो सेंड करते हैं या इवन मैं उनके ही प्लेटफॉर्म्स देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार ये वाकई ही सोशल मीडिया मैनेजर हैं। तो वो कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, बस अपने आप को सोशल मीडिया मैनेजर कह देने से सोशल मीडिया मैनेजर नहीं होता। और अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मैनेजर सिर्फ पोस्टिंग की हद तक नहीं है, अब आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जो हम सबसे पहले बात करेंगे कोर स्किल्स की, जो आपको स्किल्स चाहिए, उसमें सबसे पहले आती है स्ट्रेटजिक थिंकिंग। अब आप कहते होंगे हमारे भाई हर टाइम स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटजी होती क्या है। स्ट्रेटजी में बेसिकली आप देखते हो, आप बिजनेस के बारे में एनालाइज करते हो, आप बिजनेस को डीप रिसर्च करते हो कि वो बिजनेस क्या है, वो बिजनेस किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, वो बिजनेस किस को टारगेट कर रही है। और उसके अकॉर्डिंग आप फिर उस बिजनेस के लिए कंटेंट बनाते हो या स्ट्रेटजीज बनाते हो। इसको कहते हैं स्ट्रेटजी थिंकिंग। प्रॉपर आप रिसर्च करके, प्रॉपर एनालाइज करके चीज़ों को आप जो भी कंटेंट बनाते हो। अब इसमें अगर हम पहली बात करें तो स्ट्रेटजिक थिंकिंग में ये आएगा, आप सबसे पहले बिजनेस गोल्स को अंडरस्टैंड करोगे कि ये जो बिजनेस है इसके गोल्स क्या हैं। ये लीड्स चाहता है, ये अवेयरनेस चाहता है। ये तो सोशल मीडिया के एंड से हो गए, लेकिन अगर उस बिजनेस के एंड से देखें तो वो जो अपने ऑडियंस की अपने क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो उनको सॉफ्ट टॉवल प्रोवाइड कर रहा है, वो उनको सॉफ्ट मैट्रेस प्रोवाइड कर रहा है, वो अ, उनकी हेल्थ केयर के लिए एक एप्लीकेशन उनको दे रहा है, जिस पे वो अपनी जो भी डाइट होगी, जो खाना खा रहे होंगे उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और वो ऐप उनको बता देगी कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं और उसके बाद तुम ये एक्सरसाइज करोगे तो वो कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, तो मतलब कि प्लस माइनस हो जाएगा। तो वो उस बिजनेस का क्या गोल है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद आप देखते हो कि जो सक्सेस उनके लिए क्या है। उनके लिए रीच लेना सक्सेस है, उनके लिए लीड्स लेना सक्सेस है, उनके लिए लाइक्स लेना सक्सेस है, वो क्या है। और आप सिर्फ खाली पोस्ट बना देना, खाली पोस्ट बना देने को आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं कह सकते। पोस्ट के पीछे मकसद क्या है, उसको अब कहा जाता है स्ट्रेटजी, और उसको ऐड किया जाता है इस सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कि जो आप कंटेंट बना रहे हो, उसका पर्पस क्या है। हर पोस्ट का रीज़न क्या है। अगर एक पोस्ट आप बना रहे हो, तो उसका आपने रीज़न बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, उसका रीज़न आपने उस ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पोस्ट बना रहे हो और उस पे आप कुछ भी एक फैक्ट बता रहे हो, फैक्ट बता रहे हो। अब वो फैक्ट जो होगा, वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एजुकेशनल है, बट आप चाह रहे हो कि आपको वहाँ से एजुकेशनल, वो आपको वहाँ से वो हो, लीड्स जनरेट हों। तो लीड्स जनरेट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट पे कंटेंट बना रहे हो, अब जो आपका ऑडियंस है, आपके क्लाइंट की जो ऑडियंस है, वो उसको देख के एंटरटेन हो रही है, बट आपका पीछे जो बैकएंड पे गोल है, आपका गोल ये है कि मैं उससे लीड्स जनरेट कर रहा हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मैंने अगर इस कंटेंट से लीड जनरेट करवानी है, तो मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा। और अगर मुझे सिर्फ़ अपने ब्रांड की रीच या मैक्सिमम फॉलोअर्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एंटरटेनमेंट पे कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप देखोगे,
स्ट्रेटेजिकली आप एनालाइज करोगे हर चीज़ों को, ठीक है? और कंटेंट बनाने से पहले स्ट्रेटजी आती है। ये नहीं है आपने करना कि मैं पोस्टर बनाना शुरू कर दूँ, नहीं, पोस्टर बनाने से पहले आपने इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों को एनालाइज करना है और उसके बाद आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है। और अगर आप विदाउट एनी स्ट्रेटजी आप कंटेंट बनाते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कंटेंट आप कह सको, उसको सिर्फ़ आप पोस्ट ही कह सकते हो, उसको कंटेंट नहीं कह सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो आपको स्किल होनी चाहिए वो प्लेटफ़ॉर्म का नॉलेज होना चाहिए। ये सारा का सारा मेरा आई थिंक सो सेकंड लास्ट जो लेक्चर है, इससे पहले एक लेक्चर है और उससे उससे पहले एक लेक्चर, मतलब कि जो सेकंड लास्ट लेक्चर आई थिंक सो लेक्चर 2 होगा। ये लेक्चर 4 है तो वो लेक्चर 2 होगा। उसमें मैंने डिटेल में आपको हर प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया है कि फ़ेसबुक का क्या काम है, इंस्टाग्राम का क्या काम है, यूट्यूब का क्या काम है। तो आपको उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में सीखना पड़ेगा पूरा का पूरा। हर प्लेटफ़ॉर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ है और उसके एल्गोज़ भी डिफरेंट है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि वो प्लेटफ़ॉर्म किस तरह डिफरेंट है और उनके एल्गोज़ क्या-क्या हैं। उसके बाद हर ऑडियंस एक दूसरे से डिफरेंट है और उनका मकसद भी डिफरेंट है। इंटेंट उनका क्या है वो भी डिफरेंट है, यानी कि मकसद उनका क्या है वो भी डिफरेंट है। उसके बाद हर कंटेंट हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए भी ठीक नहीं है। अब अगर रील्स की बात करें, तो रील्स आपकी इंस्टाग्राम पे चलेंगी, टिकटॉक पे भी चल सकती हैं, बट थोड़ी-सी डिफरेंट स्लाइटली सी करके। कैरोज़ल्स आपके इंस्टाग्राम पे चलेंगे, आपकी कैरोज़ल्स इंस्टाग्राम पे परफ़ॉर्म नहीं कर सकते सही करेंगे, करते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं, बट आपको देखना पड़ेगा कि कैरोज़ल्स का कंटेंट भी किस तरह का होगा, तो वो वहाँ पे परफ़ॉर्म करेगा। उसके बाद डायमेंशन हर प्लेटफ़ॉर्म की ऑलमोस्ट डिफरेंट-डिफरेंट है। एक यूनिवर्सल साइज़ है, उसको भी देखना पड़ेगा आपको क्या-क्या है। तो आपको प्लेटफ़ॉर्म की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि यही जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, क्या ये इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए है भी या नहीं इसके लिए काम करेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ऑडियंस की जो साइकोलॉजी है, वो क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जो कंटेंट बना रहे हो, आप किसी एक चीज़ पे कंटेंट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लाइंट है वो रियल एस्टेट का कोर्स बेच रहा है, ठीक है? तो उसकी जो ऑडियंस होगी उसके पेन पॉइंट्स होंगे कि रियल एस्टेट यानी कि घर फिक्स एंड फ्लिप की बात करते हैं। फिक्स एंड फ्लिप का मतलब होता है कि जो लोग होते हैं वो कोई पुराना सा घर लेते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं और उसको फिर बेच देते हैं। ये बाहर अमेरिका में बहुत ज़्यादा बिज़नेस है। तो आपको देखना पड़ेगा कि उस ऑडियंस के पेन पॉइंट क्या है? उनके पेन पॉइंट ये हैं कि क्या इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, जबकि इन्वेस्टमेंट की नहीं ज़रूरत होती। तो आपको ऑडियंस के वो पेन पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। अब अगर इसकी और भी कोई एग्ज़ाम्पल लें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो रनिंग करते हैं, ठीक है? उनको जो शूज़ चाहिए, उनको उसकी सोल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, उनको जो शूज़ है वो थोड़ा-सा बम्पी चाहिए, मतलब कि जिससे उनको पुश मिले कि वो जब ज़मीन के साथ अपना पाँव मारें तो थोड़ा-सा उसे पुश मिले, नाइकी के इस तरह के शूज़ हैं। तो उनकी जो पेन पॉइंट्स हैं, उनको आपने एड्रेस करना है, ठीक है? उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी पोस्टों में, तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद आपने उनका बाइंग बिहेवियर देखना है कि उनका बाइंग बिहेवियर क्या है? क्या वो पूरी ज़िंदगी में 1-2 बार वो चीज़ खरीदते हैं, या वो फ्रीक्वेंटली चीज़ खरीदते हैं, या वो इंटरेस्टेड रहते हैं? आपका प्रोडक्ट इस किस तरह का है कि वो क्लाइंट आपको छोड़ के किसी और की तरफ नहीं जा रहा है, किसी और की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है? वो कब-कब वो चीज़ खरीद रहा है? वो कब-कब वो चीज़ नहीं खरीद रहा है? वो सब चीज़ें आपने उसका बाइंग बिहेवियर देखना है, कि उसकी बाइंग बिहेवियर को भी क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, आपने वो चीज़ें भी देखनी हैं। हर चीज़ को आपने एनालाइज़ करना है। उसके बाद वो कंटेंट कंज़म्पशन की हैबिट क्या है, कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रनिंग वाला है, तो आप उसको एंटरटेनमेंट पे या कोई डिफरेंट अगर रील दिखाएँगे, तो वो हो सकता है वो नहीं करेगा। बट जब आप कोई ऐसी एजुकेशनल रील देंगे जिसमें रनिंग टिप्स आप दे रहे हों, या आप कोई कह रहे हों कि आप अपने हील्स को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं रनिंग करते हुए, तो ये उसके लिए वो कंटेंट एंगेजिंग होगा और वो उसमें अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ करेगा, वो ज़्यादा इस कंटेंट को देखेगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका ऑडियंस है, वो किस तरह का जो कंटेंट है वो कंज़्यूम कर रहा है। अब मैं अगर सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं वही कंटेंट देखता हूँ जो सोशल मीडिया की वर्ल्ड में आजकल हो रहा है। वो जो ही वो रील आती है, तो मैं फ़ौरन से रुक के वो देखता हूँ कि इस बारे में क्या बात हो रही है। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे बात हो रही है, डिज़ाइनिंग पे बात हो रही है, वीडियो एडिटिंग पे मैं ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता, बट मैं वीडियो एडिटिंग को भी देखता हूँ। तो इस तरीके से जो कंटेंट की कंज़प्शन हैबिट है, वो देखनी है। और वो अगर आप बोलें, तो आपके प्लेटफ़ॉर्म के बैकएंड पे जब आप रील्स अपलोड करते हैं, तो आप मेटा स्वीट में जब जाएँगे, वहाँ पे पता लग जाएगा कि ये रील कितने मिनट तक देखी गई है।
ये रील कि कब स्किप हुई है, वो सारा डाटा वहाँ पे होता है। उससे आपको पता लग जाता है कि अगर वो नहीं है, आप अभी तक कोई क्लाइंट की रील अपलोड नहीं हुई, तो आप फिर ज़ाहिर-सी बात है हिट एंड ट्रायल पे जाएँगे। और हायर एंगेजमेंट होगी तो बेटर कन्वर्जन होगी। अगर रील्स वो लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा देर तक कंटेंट आप कंज़्यूम करेंगे, तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि आपकी जो कन्वर्जन्स हैं, जो लीड्स हैं, वो जनरेट होने का ज़्यादा ही इम्कान होंगे। उसके बाद आता है कंटेंट क्रिएशन स्किल्स। अब यहाँ तक तो होगी बात, ठीक है, कि आपने स्ट्रेटेजिकली भी थिंकिंग कर ली है, उसके बाद प्लेटफॉर्म का भी आपको नॉलेज हो गया, उसके बाद ऑडियंस का भी हो गया। अब आती है चौथे पॉइंट पे, कंटेंट क्रिएशन स्किल्स, कि आपने यहाँ पे अब आके कंटेंट बनाना है। देखिए, मैं पोस्ट बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं कंटेंट बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पोस्ट बनाने की बात करूंगा ना, तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं आती। पोस्ट सिंपल कोई भी ग्राफिक बना दो, दैट्स इट, या कोई भी रील बना दो, दैट्स इट, बात खत्म। जब कंटेंट की बात करते हैं, तो आपने स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करना होता है, आपने प्लेटफॉर्म्स का बिहेवियर देखना होता है, आपने ऑडियंस की साइकोलॉजी देखनी होती है, और उसके बाद आपको आइडिया होता है कि जी अच्छा ठीक है, अब इस तरीके का कंटेंट मैंने बनाना है। कंटेंट में आपकी पोस्ट भी आ जाएंगी, आपकी रील्स भी आ जाएंगी, आपकी कैप्शंस भी आ जाएंगी, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस भी आएंगी, आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी आएंगी, आपकी ब्रांडिंग भी आएगी। हर तरह की चीज़ आपकी कंटेंट में आएगी। अब कंटेंट किस तरीके का बनाना है, अगर वो इस लेक्चर में नहीं है, तो वो फिर ऑब्वियसली कंटेंट एक अपने आप में एक कोर्स है। तो उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जाके मैं करूँगा डिस्कशन उसके कि कंटेंट हम किस तरीके से बनाएँगे। बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको स्किल्स कौन-कौन सी आनी चाहिए, ठीक है? अब कंटेंट बनाने की भी अगर बात करें, पोस्ट की बात करें, तो वो आप कैनवा से बना सकते हैं। आप अगर वीडियोज़ की बात करें, तो वो कैनवा से भी बन सकती हैं, वो कैपकट से भी बन सकती हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर कैप्शंस की बात करें, तो वो चैट जीपीटी आपको बहुत ऑप्टिमाइज़ उसे प्रॉम्प्ट दे के आप बनवा सकते हैं। हैशटैग्स अब एक सिनेरियो आ गया कि 5 हैशटैग से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। वो आपने वैसे ही प्रॉम्प्ट देने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कंटेंट क्रिएशन में देखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो सबसे मज़े का काम है, वो कम्युनिकेशन और क्लाइंट मैनेजमेंट है। अगर आप क्लाइंट के साथ सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करते, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, प्रोजेक्ट स्टार्ट होकर, और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के ख़त्म होने के बाद भी, तो आप समझिए आप फ्लॉप हैं। अगर आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन ही सही नहीं कर रहे, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इनबॉक्स में कोई आया है, और वो आप बात कर रहे हैं और वो चला गया, ठीक है? इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन में गैप है। आप यहाँ उसको सही तरीके से उसकी कन्वर्सेशन को लीड नहीं कर रहे, आप क्लाइंट का वेट कर रहे हो कि क्लाइंट क्या कहता है, या आप ये उसको इतने ज़्यादा मैसेज कर रहे हो, तो वो तंग आके चला गया, वो कह रहा है क्या चिपकू हुआ है। आपको ये एक आर्ट सीखनी पड़ेगी कि क्लाइंट के साथ बात किस तरीके से करनी है, और टू द पॉइंट उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे के, अपना सारा प्रोसेस बता के, दैट्स इट। वो उसको बार-बार आपसे पूछना ना पड़े। अगर क्लाइंट एक मैसेज कर दिया अपनी कि आप, वो इंटरेस्टेड है आपके काम में, आपसे सर्विसेज़ लेना चाहता है, तो आप क्यों एक को उस अपनी वो जो बातचीत है, उसको लीड आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों वेट कर रहे हैं कि क्लाइंट मुझसे पूछे? और उसके बाद आपने ये ख़ैर मैंने अपना एक प्रोसेस बताया था। अगर यहाँ की बात करूँ जो मैंने लिखा हुआ है, तो वो एक्सप्लेनिंग स्ट्रेटजी इन सिंपल टर्म्स, मतलब कि आपने अगर क्लाइंट आपके पास आया है, वो क्लाइंट कह रहा है, जिस तरह आज मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो कहता कि है हम आज, मतलब कि एक मैंने बिड की थी, तो उसने लिखा हुआ कि मुझे कैनवा की 3 टेम्पलेट्स चाहिए मुझे बना के। तो मैंने उससे सिंपल कह दिया कि जी ये मैं आपको कैनवा की 3 टेम्पलेट्स बना दूँगा, टोटली आपकी ब्रांड गाइडलाइन पे, और कैनवा पे बना के दूँगा, ताकि आप उसको ईज़िली एडिट कर सको, और दैट्स इट। आगे मेरी ये टेम्पलेट है, वो मैंने उसको सेंड कर दी, जिसमें मेरा पोर्टफोलियो था। टू बी ऑनेस्ट, वो क्लाइंट आया, उसने मुझे मेरे साथ बात की, और उसने मुझे साथ ही पहले कहा कि तुम्हारे मैंने पोर्टफोलियो में देखा है, तुमने इस चीज़ पे बनाया हुआ था पोर्टफोलियो, और मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, और तुम्हारा प्रोसेस क्या है? मैंने उसको प्रोसेस बताया, और उसने मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो बात ये देखो, कन्वर्सेशन में जितने आप गैप्स कम करोगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस सेट आपने करनी है। मैं हमेशा क्लाइंट से रेफरेंस माँगता हूँ, सैंपल माँगता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि क्लाइंट को क्या चाहिए, और उसको मैं उस तरह का रेफरेंस दिखाता हूँ, उसको भी एक्सपेक्टेशंस एक आ जाती है, जी ठीक है, मुझे ये चीज़ चाहिएगी। तो मैं वही चीज़ डिलीवर करता हूँ, तो वो कहता है हाँ जी, बेस्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट खत्म। इस तरीके से यहाँ प्रोजेक्ट आगे मज़ीद से चलता जाता है। उसके बाद अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं यार, इसमें थोड़ी-सी हल्की-फुल्की चेंजेस करनी पड़ेंगी, या इस तरह की करनी पड़ेंगी, तो क्लाइंट की फीडबैक्स को प्रोफेशनली आपने हैंडल करना है, आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आजकल के जो बच्चे हैं, उनको एक से दूसरी फीडबैक आए, तो वो कहते हैं कि जी बस ठीक है, काम खत्म, ये इसमें ऐड नहीं था। तो इस तरीके से नहीं करना। जो ग्रेट सोशल मीडिया मैनेजर है, वो सिर्फ क्लाइंट्स वो
क्लाइंट्स को प्रॉपर मैनेज करता है, सिर्फ अकाउंट्स मैनेज नहीं करता। अब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो इवन क्या करते हैं, वो कहते हैं हर पोस्ट लगाने से पहले तुमने हमें बताना है, तुमने हमें सेंड करनी है, तुमने हमें कैप्शन सेंड करना है, तुमने हमें हैशटैग सेंड करना है, ये करना है। और कुछ मेरे क्लाइंट्स से, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये बुराई नहीं कर रहा, बट वो क्या है कि वो मैसेज करते रहते हैं। वो मतलब कि हर टाइम चाहते हैं कि हमें तुम बताओ कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। तो वो थोड़ा-सा मैं भी होता हूँ, लेकिन उसको प्रोफ़ेशनली हैंडल करना होता है। वो क्लाइंट है मेरा, मैंने उसको हैंडल करना है, मैंने उसको एंटरटेन करना है। तो आपको भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकोगे और आप सोशल मीडिया मैनेजर एक सक्सेसफुल बन सकोगे। और मुझे एक यहाँ पे वो मुहावरा याद आ गया। वो एक मेरा दोस्त था, वो कहता था कि यार जो सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं ना, हम लोगों की ना शादियाँ हो चुकी होती हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, कि रात को 2 बजे भी अगर उनका मैसेज आया ना, तो हमने उनको रिप्लाई करना ही करना है। तो यहाँ वही बात है कि आपको रात को 2 बजे भी मैसेज आया है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई नहीं करना, आपने प्रायोरिटी पे क्लाइंट को रखना है, क्योंकि आपकी क्लाइंट के साथ शादी होगी हुई है। तो ख़ैर, अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से टूल्स आपको आने चाहिए, या किन-किन क्या-क्या डोमेन्स हैं, और उन डोमेन्स में क्या-क्या टूल्स आपको लाज़मी चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग और शेड्यूलिंग के बारे में, ठीक है? तो प्लानिंग यानी कि आपने कंटेंट कैलेंडर बनाना है सबसे पहले। आपने वो सारा एनालाइज़ कर लिया, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया, स्ट्रैटेजी थिंकिंग कर ली, ऑडियंस बिहेवियर देख लिया, कंटेंट देख लिया क्या बनाना है, ठीक है? तो अब आपने जो कंटेंट कैलेंडर बनाना है, वो आपने भाईजान सिर्फ़ एक टूल से बनाना है, चैट जीपीटी से। उसके अलावा आपने किसी पे रिलाई नहीं करना। वो पीछे स्ट्रेटेजिकली एनालाइज़ कर लेना सब कुछ, उसके बाद आपने चले जाना है चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी से आपने बनाना है। ये कंटेंट कैलेंडर अपना, ठीक है? उसके बाद स्केजुलिंग प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। वो बफर में भी आएँगे, मैं सारे के सारे आपको दिखाऊँगा जब हम शुरू करेंगे डिज़ाइनिंग। मैं आपको कैनवा सिखाऊँगा, कैपकट सिखाऊँगा, ये सब चीज़ें जब सिखाऊँगा, तो उसमें मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा, दिखाऊँगा भी। स्केजुलिंग प्लेटफ़ॉर्म की अगर बात करें, तो इसमें आपका बफर डॉट कॉम आ जाता है, आपका लेटर आ जाता है, आपका मेट्रिकोल आ जाता है, आपका गो हाई लेवल आ जाता है, आपका डिलीवरी इट आ जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, ठीक है, स्केजुलिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जो आपको आपके क्लाइंट को समझ आए, जो आपको समझ आए, आप उस पे करेंगे। उसके बाद पोस्टिंग वर्कफ़्लोज़ में आपने देखना है कि कब क्या पोस्ट होना है। अगर आज एक रील हुई है, तो लगातार 3 दिन रील ही नहीं होनी चाहिए, और ये ना हो आगे 6 दिन फिर सिंगल पोस्ट हो, आगे फिर 3 दिन कैरोसेल हो, नहीं, आपने शफ़ल करना है। आज रील हुई है, कल सिंगल पोस्ट होगी, परसों कैरोसेल होगा, फिर रील होगी, फिर कैरोसेल होगा, फिर सिंगल पोस्ट होगी, या 2 दिन रील होगी, फिर इस तरीके से आपने चीज़ों को शफ़ल करना है। या 1 दिन 2 दिन रील होगी, फिर सिंगल पोस्ट होगी, फिर 2 दिन रील होगी, फिर कैरोसेल होगा, फिर 2 दिन रील होगी, फिर सिंगल पोस्ट होगी। इस तरीके से आपने करना है। जब आप ये चीज़ करेंगे ना, तो जो गुंजल है ना, वो नहीं लगेंगे, और हर चीज़ पे आपका कंट्रोल होगा। उसके बाद डिज़ाइन और क्रिएटिव टूल्स की अगर बात करें, तो एक चीज़ जो मेरे क्लाइंट्स मेरे बारे में कहते हैं, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको अगर मैंने अपवर्क पे 100 के क्रॉस किया है, तो उसकी कोई तो रीज़न है जो मैंने किया है, ठीक है? तो उसकी यही रीज़न है कि मैं अगर क्लाइंट को 24 आवर्स कहता हूँ, तो आप यकीन करें कि 5 घंटों में उसको काम मैं दे देता हूँ, अगर मैं क्लाइंट को 24 आवर्स कहता हूँ, और क्वालिटी वर्क में देता हूँ। ये नहीं मैं करता कि टाइम मैं बस टाइम पे फ़ोकस करता हूँ, क्वालिटी जाए भाड़ में, ठीक है? तो इस तरीके से नहीं करता। क्वालिटी को भी देखता हूँ, स्पीड को भी देखता हूँ। अब आपने कैनवा पे बना लेनी है डिज़ाइन्स, आप बना सकते हैं इज़िली। अगर फ़ोटोशॉप आपको आता है, वेल एंड गुड, नहीं तो कैनवा सुपर्ब टूल है, ठीक है? उसके बा आप परचेज़ कर लो, साल का 14,000 है, कोई ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ब्रांडिंग किट्स उसी के अंदर होती हैं, आप क्लाइंट्स को भी ब्रांडिंग किट्स दे सकते हो। कैनवा पे बना सकते हो, फ़ोटोशॉप पे बना सकते हो। वीडियो एडिटिंग की बात की जाए, तो कैपकट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ट्रेंडिंग टूल राइट नाउ इन वीडियो एडिटिंग नीश। उसके बाद अगर प्रीमियर प्रो आता है आपको, आप बेस्ट है, आप कैनवा पे भी बना सकते हो। तो ये आपको टूल्स करने पड़ेंगे। अगर आप कहते हो कि हम कैलेंडर कहाँ से बनाएँ, तो चैट जीपीटी से। कैप्शंस कहाँ से बनाएँ, चैट जीपीटी से। अगर आपने वॉइस ओवर लेना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, 11 लैब्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन टूल्स हैं। उसके बाद स्केजुलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बफर, मेट्रिकोल, गो हाई लेवल, मंडे डॉट कॉम, बहुत से स्केजुलिंग टूल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड हैं। उसके बाद एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस। अब की मैट्रिक्स में डाटा जो है ना, ये बड़ा काम करता है आपका। अब आप 1 महीना 2 महीना काम किया, उसके बाद आपको पता लगेगा कि जी अच्छा, मेरा क्लाइंट कहाँ पे खड़ा और हुआ हुआ है इस टाइम, और आप उसको बताओगे भी, तो आप बताओगे कि जी इतनी रीच आई है, इतनी एंगेजमेंट आई है, ताकि क्लाइंट को भी पता लगे जी अच्छा ठीक है, काम कर रहा है। आप उसको बताओगे कि आपकी रील्स कुछ इस तरह की रील्स हैं जो आपकी नहीं देखी जा रही, इस तरह की रील्स हैं जो आपकी देखी जा रही हैं।
इससे हमें पता लगता है हमें इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा। 2-3 रील्स और बना के देखते हैं कि क्या इसी तरह का देखा जाता है। उसके बाद क्लिक्स कितने आए हैं, हमें कन्वर्जन्स कितनी हुई हैं, उससे वेबसाइट पे कितने किए हैं। ये जो नंबर्स हैं ना, ये क्लाइंट को करेंगे फ़ैसिनेट करेंगे कि हाँ जी, वाक़ई ये अच्छी चीज़ है। और आप क्लाइंट को नंबर्स तो बताओगे, लेकिन साथ में आपने परसेंटेज में भी बताना है कि जी इतने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है लास्ट मंथ से, ठीक है? उसके बाद आपने और रिसर्च एंड ट्रेंड्स रिसर्च टूल्स आप गूगल ट्रेंड्स पे भी जाके देख सकते हो, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। चैट जीपीटी मैं जो है पेड वर्जन वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत लेटेस्ट जो है डाटा वो मुझे मिलता है, ठीक है। आप कंटेंट इंस्पायरेशन आप सिंपल कंपैरेटर से देख सकते हो, या इंस्टाग्राम पे जाके हैशटैग्स के थ्रू आप देख सकते हो। कोई भी हैशटैग, फॉर एग्जांपल हैशटैग रियल स्टेट लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लोग किस तरह का वायरल कंटेंट जा रहा है। कंटेंट की इंस्पिरेशन आपको मिल जाएगी कि जी अच्छा ठीक है, इस तरह का कंटेंट जा रहा है। उसके बाद कंपैरेटर एनालिसिस आप करोगे, अपने क्लाइंट को बोलोगे कि जी मुझे कुछ कंपैरेटर्स के लिंक भेजो, मैं एनालिसिस करूँ, मैं देखूँ वो क्या बना रहे हैं, वो किस तरह की एड्स चला रहे हैं, वो किस तरह के कैप्शंस लिख रहे हैं, वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, वो किस तरह की स्टोरीज लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। उसके बाद ऑडियंस का बिहेवियर देखोगे, आपके ऑडियंस का बिहेवियर क्या है अपने बैकएंड टूल्स के साथ, या अपने कंपैरेटर्स के एनालिसिस में ही आप बिहेवियर ऑडियंस का अपनी देखोगे। उसके बाद अगर एक बिगिनर और प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर के दरमियान डिफरेंस बात करें, तो ये बातें मैं पहले भी जैसे आपको बता सकूँ, जो बिगिनर होते हैं वो पोस्ट रैंडम करते हैं, आज एक पोस्ट नहीं अपलोड कर दो, दैट्स इट। वो डिपेंड करते हैं कि जी हमारे पोस्ट पे लाइक आने चाहिए, वो दूसरों को कॉपी करते हैं। जबकि एक जो प्रोफेशनल होता है ना, वो सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली सोचता है, उसके बाद एनालिसिस करता है हर चीज़ों का, उसके बाद ऑडियंस बिहेवियर करता है, उसके बाद कंटेंट बनाता है, ठीक है, स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको वो मैयर करता है कि जी अगर ये वाली रील काम कर रही है तो ठीक है, हमें इस तरह कंटेंट बनाना पड़ेगा, ये वाला क्रज़ल काम कर रहा है, हमें इस तरह का बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो सिस्टम बनाता है एक पूरा, कि मैंने शेड्यूल करना है, प्रॉपर टाइमली मैंने शेड्यूल करना है, मैंने ये देखना है कि किस टाइम पे ज़्यादा इसकी ऑडियंस लाइव होती है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठी होती है, मैंने उस टाइम करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ये चीज़ें आपको, आप जब क्लाइंट आपके पास आए, आप उसको बोलो कि जी मैं प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली देखूंगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देखूंगा, आपके बारे में सारा रिसर्च करूंगा, आपके कंपैरेटर को एनालिसिस करूंगा, आपकी इंडस्ट्री को एनालिसिस करूंगा, आपकी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स देखूंगा, एंड देन मैं आपके ऊपर पोस्टें, रील्स और कंटेंट बनाऊंगा। और फिर उसको मैं प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड कैप्शंस और हैशटैग्स के साथ एट पीक टाइम मैं उसको स्केड्यूल करूँगा। वो क्लाइंट बोलेगा कि यार ये बातें हैं ना करने वाली, ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं करने वाली। साथ में आप 1-2 और मसाला भी लगा दोगे कि जी मैं स्टोरीज़ भी 1-2 बना के, मैं स्टोरीज़ भी आपको बना के दिया करूँगा, ये वो ऐसे-वैसे। तो उससे वो खुश हो जाएगा, उसे पता लगेगा कि हाँ जी, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई बंदा है मेरे साथ बात करने वाला। उसके बाद स्किल स्टैक दैट विंस, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप सोशल मीडिया मैनेजर में जीतते हो। स्ट्रैटेजी आपको बनानी आती हो, स्ट्रैटेजी पे कंटेंट आपको बनाने आता हो, उस कंटेंट के एनालिटिक्स आपको देखने आते हों, उसके बाद आपको क्लाइंट से बात करनी आती हो, और आप टूल मास्टरी भी आपको हो। टूल्स आजकल बहुत ईज़ी हैं, बस आपने दिमाग चलाना है, टूल्स आजकल चल जाते हैं। अब वो सिनेरियो नहीं रहा कि आपने आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है, आफ्टर इफेक्ट्स पे ही जो वीडियो एडिट होगी वही बूम करेगी। भाई आजकल सिंपल कैमरा से शूट, मोबाइल से शूट करके लोग अपलोड कर रहे हैं और मिलियन मिलियन व्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है कि स्ट्रेटजिकली आपने प्ले करना है। खैर जो मिलियन वीडियोस व्यूज़ लेती हैं वो आपको ही पता है, वो मुझे ही पता है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। इसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं आजकल फुली एक्टिव हूँ, मैं देखूँगा कि क्या-क्या आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। अब एक कमेंट आया हुआ था कि हमाद भाई मैं एक लेक्चर लेता हूँ तो मुझे आपकी समझ आती है, मैं दूसरा लेक्चर लेता हूँ तो मुझे पहला लेक्चर भूल जाता है। आप कुछ इस तरह का हल निकालें या मुझे बताएँ कि मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस करूँ कि मुझे वो सब चीज़ें याद हों। तो मैं ऐसे ही बैठा, मैंने कहा यार क्यों ना असाइनमेंट्स ऐड की जाएँ या कुछ होमवर्क ऐड किया जाए, जो आप मुझे सेंड करेंगे, और उससे फिर आपको भी प्रैक्टिस होगी और मुझे भी पता लगेगा कि जी हाँ जी ठीक है आप कर रहे हैं, और आपको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इस चीज़ में। आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा है जिसका आप अभी सोच नहीं सकते, लेकिन आप टू बी ऑनेस्ट, आप एक वक़्त आएगा आपने कहना है कि यार हमने ये यूनिवर्सिटी में इस तरह नहीं सीखा, या स्कूल कॉलेज में इस तरीके से नहीं किया जो आज हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये 4 असाइनमेंट्स मैंने आपके लिए बनाई हैं, छोटी-छोटी असाइनमेंट्स हैं, ये आपने करनी है और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आपने डीएम में सेंड कर देना है वो लिंक।
फ्रीलांस विद हमाद है मेरा इंस्टाग्राम, तो आपने उसके ऊपर मुझे सेंड कर देना, ठीक है? ये मेरा है इंस्टाग्राम। यहाँ पे आपने मुझे फॉलो करना है और यहाँ पे आपने मुझे मैसेज करके बता देना है कि हमाद भाई ये हमने कर लिया है, आप देख लें। और ज़्यादा तंग नहीं करना ज़्यादा नहीं तो मैं मैसेज नहीं देखूंगा, मैं बस ये देखूंगा कि भाई ठीक है आपने किया, और उसके बाद मैं आपकी वो रिव्यू करूंगा एंड दैट्स इट। हो सकता है अगर वो बिल्कुल ठीक हो, मैं आपका मैसेज सीन करके आपको कुछ बताऊं भी ना, अगर हाँ ठीक वो नहीं होगी तो मैं लास्ट में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो जब पहली आपकी असाइनमेंट है उसको आपने कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ना है आपने, ठीक है? कोई भी एक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब, आपने उस प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ्स बतानी है मुझे, वीकनेस भी आप बता सकते, वीकनेस इन अ सेंस के इस प्लेटफॉर्म पे क्या आप नहीं कर सकते, ठीक है? और उसको एनालिसिस करना है कि इसकी ऑडियंस क्या है, मेन ऑडियंस क्या है इस प्लेटफॉर्म की, उस पे किस तरह का कंटेंट बेस्ट रहेगा, और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म का प्राइमरी गोल क्या है, एंगेजमेंट है, वॉच टाइम है, ब्रांडिंग है या क्या है, ठीक है? अथॉरिटी वगैरह, अथॉरिटी यानी कि ब्रांडिंग वगैरह क्रिएट करना, वो क्या है? उसके बाद किस बिजनेस को उस प्लेटफॉर्म से फायदा मिलेगा, अगर टिकटॉक है उसको टिकटॉक है तो कौन से किस तरह के बिजनेस को उससे फायदा मिलेगा, लिंक्डइन है तो उस प्लेटफॉर्म से किस किस बिजनेसेस को फायदा मिलेगा। तो आपने कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ना है, ठीक है? चाहे इंस्टाग्राम पकड़ लो, उस पे ये चारों क्वेश्चंस का आंसर दे दो, चाहे टिकटॉक पकड़ लो, उस पे ये सबका आंसर दे दो। कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ना, चारों ना पकड़ के बैठ जाना, और सिंपल बुलेट पॉइंट्स में दो, चाहे वर्डिंग में लिख के दे दो, कुछ भी करके आप वो मुझे सेंड कर दो मेरे इंस्टाग्राम पे। असाइनमेंट टू है, असाइनमेंट टू में आपने बताना है अपने आप को, एक्चुअली आपने रेट करना है कि आप स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाने में कितने हो, अपने वन वन आउट ऑफ फाइव आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हो, ठीक है? यानी कि जिस तरह अगर आप 5 स्टार देते हो, 5 स्टार मतलब कि एक्सीलेंट है, 4 स्टार, फाइव से नीचे है, फिर 3, फिर 2, 1 यानी कि जीरो जीरो पे हो आप। तो आपने वो अपने को देना है कि आप स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाने में कैसे हो, उसके बाद प्लेटफॉर्म की नॉलेज आपको कैसी है हर प्लेटफॉर्म की, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में आप कैसे हो, और एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में आप कैसे हो, आपको पता है कि कैसे आप डाटा को एनालाइज कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो, क्लाइंट कम्युनिकेशन में आप कैसे हो। उसके बाद इन दोनों का इसमें आपने बस नंबर देने हैं, और इसमें आपने बताना है कि आपकी वीकेस्ट स्किल कौन सी है, और व्हाट विल यू डू टू इम्प्रूव दैट स्किल इन नेक्स्ट 30 डेज, कि आप नेक्स्ट 30 डेज में क्या करोगे अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद तीसरी असाइनमेंट ये है कि टूल स्टैक सेटअप आपने करना है, बेसिक सा करना है। कोई भी एक प्लानिंग टूल या स्केजुलिंग टूल आपने उसका सेटअप करना है कि आप उस पे काम करो। अब मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है कि वो कौन-कौन से हैं टूल्स हैं। कोई भी सब टूल्स जाके देखो जो आपको बेस्ट सूट करे, आप उसके बारे में उसको सेटअप करो, साइन इन करो। उसके बाद एक डिज़ाइन या एडिटिंग टूल के बारे में, एक पोस्ट डिज़ाइन और एक वीडियो एडिटिंग टूल, ठीक है? एक-एक दोनों का। और एक एनालिटिक्स या ट्रैकिंग टूल। अब एनालिटिक्स या ट्रैकिंग टूल मैं प्रेफर नहीं करता थर्ड पार्टी, उस प्लेटफॉर्म के अपने जो एनालिटिक्स टूल होते हैं वो उसको उसको आप सेटअप करो और उसके बारे में बताओ। सेटअप करके स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के वो आप एक बना के मुझे भेज दो, और उसके बारे में आप ये बताओ कि आपने हर जो टूल चूज़ किया वो क्यों किया है, और ये आपके काम को फास्ट और बेटर कैसे करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा, या ऑप्शन ही ये था बस। जो भी आंसर आपने देना वो आप देना। उसके बाद ये है कंटेंट अलाइनमेंट एक्सरसाइज है ये, ठीक है? आपने कोई भी एक बिज़नेस टाइप आपने लेनी है, चाहे लोकल सर्विस हो, कोई हो प्रेस वाला हो, कोई प्लम्बर हो, कोई रूफिंग वाला हो, कोई भी हो, या कोच हो, कोई ई-कॉमर्स बिज़नेस हो, या कोई भी पर्सनल ब्रांड हो, ठीक है? कोई भी आपने लेना है, उस पे आपने 3 कंटेंट आइडियाज़ बनाने हैं। कोई भी 3 कंटेंट आइडियाज़, ठीक है? जो पीछे हमने लेक्चर में सारी बात की है। अब वो उन 3 कंटेंट आइडियाज़ के बारे में बात करनी है आपने कि वो किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए बेस्ट होगा, उसमें ऑडियंस का इंटेंट क्या है, यानी कि ऑडियंस उसमें एंटरटेन हो रही है, या फिर ऑडियंस के थ्रू लीड्स जनरेट हम कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, और इसी तरह बिजनेस का गोल क्या है, वो अगर वो बिजनेस ने लगाई है तो उसका गोल उस कंटेंट से रीच लेना है, एंगेजमेंट लेना है, लीड्स लेना है, क्या बिजनेस का गोल है उस एक कंटेंट को अपलोड करने से, और वो ठीक है? तो ये आपने
4 असाइनमेंट्स हैं, ये छोटी-छोटी हैं, जिस तरह चाहे लिख के सेंड कर दो, जैसे मर्ज़ी आप सेंड करो करो, इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको पता लगेगा कि हाँ जी, हम इतने जोगे हैं, हम ये कर सकें और थोड़ा-सा आप भी मसरूफ़ होगे। तो जी, आज का था ये लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आई होगी, और असाइनमेंट जो करेगा तो वो उसी का फ़ायदा, हमारा क्या, हमने तो भाईजान अपलोड करनी थी, वो कर दिया। हमने कहा चलो जिधर इतना भला हो रहा है आपका थोड़ा-सा और भला कर दें, ताकि आपको प्रॉपर चीज़ों का आइडिया हो सके। तो जी, यहाँ तक था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।